हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 25। सेक्शन को पढ़ने से पहले, रीड करने से पहले आपको कुछ बातें बता देता हूँ। क्या किसी पर्सन को प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र फ्री में विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या 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 तरीके हैं जिसमें कि हम किसी को दे सकते हैं? तो सेक्शन 25 में ये बताया है कि आप विदाउट कंसिडरेशन भी, सबसे पहले तो जनरल रूल है कि कंसिडरेशन के साथ ही आप कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर विदाउट कंसिडरेशन कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो वॉइड होता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिस पर आप विदाउट कंसिडरेशन करेंगे फिर भी वो वैलिड माना जाता है। तो कौन कौन से पॉइंट हैं? सबसे पहला तो सेक्शन 25 में देखा जाए तो 3 पॉइंट दिए गए हैं। इसे तो आप अलग कर दो, ये समझो कि कौन कौन से आधार हैं जिन पर हम बिना कंसिडरेशन के प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरीके से हम समझेंगे। तो 3 तरीके पढ़ेंगे सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 25 में पहला पॉइंट बोला है कि आप विदाउट कंसिडरेशन कब कर सकते हैं? नेचुरल लव और अफेक्शन है, नैसर्गिक प्रेम और स्नेह है। अगर के 2 पार्टी हैं, उनके बीच में नैसर्गिक प्रेम स्नेह है, तो अगर वो निस्वार्थ भाव से बिना कुछ लेने की इच्छा के, बिना कुछ कंसिडरेशन के कोई चीज़ देना चाह रहे हैं तो वो उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं? पहली कंडीशन में इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि नेचुरल लव और अफेक्शन में कैसे प्रॉपर्टी दी जा सकती है और कैसे नहीं दी जा सकती। एक मामला था, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक थी लाली, ठीक है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड थी बहुत ज़्यादा, और वो रिलेटिव्स भी थे और बेस्ट फ्रेंड भी थे। तो क्या हुआ, लाली अपनी बेस्ट फ्रेंड काली को क्या करती है, अब वादा करती है कुछ प्रॉपर्टी देने का, कि वो लाली काली को प्रॉपर्टी देगी। और यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन देती है, क्योंकि उनके बीच में इतना अपनापन है कि उन्होंने बोल दिया खुश होकर। तो क्या लाली काली को विदाउट कंसिडरेशन दे सकती है? हमने तो देखा है, कंसिडरेशन पढ़ते हैं तो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता तो, एग्रीमेंट होता तो कंसिडरेशन कंपलसरी होता है। तो क्या यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन के हो सकता है? तो यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है। उसका कारण है कि नेचुरल लव और अफेक्शन है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ए ए पर्सन है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, सॉरी इसको हस्बैंड कर देते हैं, हस्बैंड अब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र वाइफ को करता है, वादा करता है, प्रॉमिस करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट करता है कि वो हस्बैंड वाइफ को प्रॉपर्टी देगा। और क्या हुआ, जब प्रॉपर्टी देने के लिए एग्रीमेंट किया गया था तो ये विदाउट कंसिडरेशन हुआ था। और पहली बार जब ये एग्रीमेंट हुआ है या देने की बात कही गई है, तब दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, विवाद चल रहा था। तो देखा जाए तो इसे कोर्ट ने वॉइड मान लिया था। क्यों? क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें नेचुरल लव और अफेक्शन नहीं है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा चल रहा था। ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेटिव्स ही होते हैं। नैसर्गिक प्रेम और स्नेह, नेचुरल लव और अफेक्शन किसी के भी बीच में हो सकता है, रिलेटिव्स ही हों ये भी ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे वॉइड मान दिया गया था। तो पहला हमारा पॉइंट हो गया कि नेचुरल लव और अफेक्शन में प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो सकता है। इसमें एक केस था, उस केस का नाम था राजलकी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी, 1900 का केस था। तो इसी में बोला गया था कि पति पत्नी के बीच में लिखित में हुआ था, रजिस्टर्ड हुआ था। ये बात भी ध्यान देने की कि जब ये हस्बैंड वाइफ को दे रहा था तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ था, या जो भी था वादा था, और रजिस्टर्ड भी था। तो ये चीज़ें सब लिखित में की गई है, रजिस्टर्ड की गई है, तो ये लीगल हो जाती है। और यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है, नेचुरल लव अफेक्शन है, लेकिन इस मैटर में नेचुरल लव अफेक्शन नहीं था, इसलिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, मतलब कि वॉइड माना गया था इसको। दूसरा है वॉल्यूंटरली, अगर किसी ने कोई सर्विस दिया है, सेवा दिया है, तो वहाँ पे ये होता है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र विदाउट कंसिडरेशन आप कुछ भी कर सकते हो, मेंटेनेंस देना, कोई सेवा किया है। एग्जांपल के लिए कई बार कोई आकर आपकी सेवा कर देता है, रास्ते में आपको सोने की अंगूठी मिल गई, आपने जो मालिक था उसको वापस कर दिया, तो जो मेन मालिक था उसको आपने वापस कर दिया, वो खुश होकर आपको वादा किया कि आपको वो बिना एग्रीमेंट के आपको देने का वादा कर दिया कि 10,000 रुपये दूंगा, तो वो आप इन्फोर्स करा सकते हैं। विदाउट कंसिडरेशन वहाँ पे चीज़ें हो रही है तो वहाँ पे वॉल्यूंटरली सर्विस है। मतलब कि पास्ट में आपने कोई चीज़ की हो, पहले भूतकाल में कुछ काम किया है, तो उसी के बारे में आगे किसी ने वादा कर दिया, तो वादा करने पर उस वादे को पूरा करवाया जा सकता है। इसी से रिलेटेड एक केस था,
धीरज कौर वर्सेस विक्रमाजीत का। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में भी हुआ था कि धीरज कौर जो था, एक भूमन ने स्वेच्छा विक्रमाजीत की सेवा की थी, इसकी सेवा किया था भूमन ने। तो इस विक्रमाजीत ने बाद में क्या किया कि वादा कर लिया मेंटेनेंस देने का। तो अब स्वेच्छा यहाँ पे सेवा की गई थी और इसने वादा कर लिया, तो अब यहाँ पे इससे लिया जा सकता है मेंटेनेंस, ये वैलिड है। विदाउट कंसिडरेशन होने के बाद भी इन चीज़ों को वैलिड माना जाता है। तीसरा पॉइंट आता है जो सेक्शन के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो वो ये है कि बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट, मतलब कि लिमिटेशन के द्वारा कोई चीज़ है। याद रखना, आप किसी भी चीज़ के लिए सूट फाइल करना चाहते हैं तो उसकी एक लिमिटेशन होती है। कोई ऋण लेना था, किसी से डेप्ट लेना था, डेप्ट लेने के लिए लिमिटेशन एक्ट में बोला गया है कि 3 ईयर्स का आपके पास टाइम होता है। एग्जाम्पल के लिए ए ने बी को पैसा दिया था उधारी में और बोला था कि 1 महीने बाद ले लेना। 1 महीने बाद जब पैसे लेना जाता बी नहीं देता, तो अब एक केस कब तक लगा सकता है? 3 साल का टाइम है केस लगाने का उसके पास, डेप्ट को वापस लेने के लिए। अगर 3 साल में नहीं लगाया तो इसे क्या कहेंगे? बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट, बार्ड हो जाएगा ये, और वो पैसा नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पे पैसा लेने से लिमिटेशन रोक देती है। लेकिन बाद में क्या होता है, यहाँ पे ए को पैसा लेना था बी से, 3 साल के अंदर सूट फाइल नहीं किया, 3 साल के बाद में या बाद में, तो अब तो बार्ड हो गया लिमिटेशन द्वारा, बी वादा कर लेता है। बी वादा क्या करता है? बी बोलता है कि जो पैसा बचा है जो मुझे देना है, लिखित में रजिस्टर्ड करके, रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है इसमें, अभी पढ़ेंगे हम। सबसे थर्ड वाले पैरा में बोला गया है कि हस्ताक्षरित, लिखित और हस्ताक्षरित है, रिटर्न में हो और सिग्नेचर हो। तो इसने लिखित में बोल दिया कि मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि जो तुम्हारा पैसा था बी देगा। तो ये जो वादा किया है फिर इन्फोर्स कराया जा सकता है, तो बार्ड डेप्ट भी लिया जा सकता है। और क्या क्या प्रोविजन है इससे रिलेटेड? तो सेक्शन में हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। सेक्शन 25 अब बोलती क्या है? सेक्शन 25 ये बोलती है कि विदाउट कंसिडरेशन कोई भी एग्रीमेंट करोगे तो वो वॉइड होता है, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन के साथ में कुछ चीज़ें हैं जो कर लो वो चल जाएगी, जैसे नेचुरल लव और अफेक्शन। दूसरा पॉइंट है वॉल्यूंटरली, अगर आपने किसी की सर्विस किया है और उसने वादा कर दिया तो वो ले सकते हो आप, ये भी विदाउट कंसिडरेशन चल जाता है। तीसरा बार्ड लिमिटेशन बार है, उसे भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हो। और उसके अलावा क्या है, हमने गिफ्ट पढ़ा है, आई थिंक मेरे हिसाब से सेक्शन 122 है, ध्यान नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा, टीपीए की, वहाँ पे गिफ्ट की बात है। तो गिफ्ट के बारे में भी, जब किसी को गिफ्ट दिया जा रहा है तो वहाँ पे भी बिना कंसिडरेशन होता है, गिफ्ट देने वाला कुछ लेना तो नहीं चाहता उसके बदले में, तो ये भी विदाउट कंसिडरेशन होता है और इस पर आई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 25 कोई इफेक्ट नहीं डालती है। और कोई चीज़ें हैं क्या? हाँ, विदाउट कंसिडरेशन एजेंसी भी होती है, एजेंसी भी विदाउट कंसिडरेशन हो सकती है। एजेंट नियुक्त किया जाता है, प्रिंसिपल एजेंट होते हैं, तो अगर के वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हो। हम देखते हैं बेलमेंट वाला, अब ये तो एजेंसी वाला मामला हो गया, यहाँ पे भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती। और कौन सा मामला है देखा जाए तो बेलमेंट, बेलमेंट जो 148 सेक्शन से 148 से चालू होता है। सेक्शन 159 भी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे उससे रिलेटेड बात की गई है कि आप किसी को उधारी में दे रहे हो फिर ले लेते हो, है ना। तो यहाँ पे भी कई बार फ्री में भी हो जाता है, बेनिफिट के साथ भी किसी के, मतलब बेलमेंट कंसिडरेशन के साथ भी हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन भी। तो इस तरीके की बातें की गई है। तो सेक्शन 25 को हम पढ़ते हैं। तो पहला पैरा बोलता है सेक्शन 25 का, हेडिंग ही पढ़ लेते हैं पहले तो। 25 की, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होती है। कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि इन्फोर्सेबल, किसी भी एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल करने के लिए कंसिडरेशन का होना ज़रूरी होता है। अगर के वो होगा तभी एग्रीमेंट वैलिड कहलाता है और कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उसके बाद में इन्फोर्स करवाया जा सकता है। तो ज़रूरी होता है कि कंसिडरेशन हो, विदाउट कंसिडरेशन अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे 3 बातें हेडिंग में लिख दिया, अनलेस इट इज़ इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड और इज प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन और इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेप्ट बार्ड बाय लिमिटेशन। तो पहले में बोला है, ये एक्सेप्शन दिए गए हैं कि ये चीज़ें विदाउट कंसिडरेशन हो सकती है। कौन सी? पहला, इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम
बीइंग इन फोर्स फॉर द रजिस्टर्ड फॉर डॉक्यूमेंट, है ना, मतलब कोई डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड हो गई है, रिटर्न है, और नेचुरल लव और अफेक्शन है, पार्टीज स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर, मतलब कि रिलेशन अच्छे हों, नियर रिलेशन हो, ये जरूरी नहीं है कि घर के ही लोग हों, लेकिन नेचुरल लव और अफेक्शन का होना इंपॉर्टेंट है, और रिटर्न में हो और उसके साथ में रजिस्टर्ड होना चाहिए ये बात, तो ये विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है। दूसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा है उसमें है इट इज़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट a person who has already voluntarily done something for the promiser or something which the promiser was legally compellable to do और unless। तो दूसरे में हमने पढ़ लिया कि स्वेच्छा कोई सेवा कर रहा है, जैसे कि एग्जांपल ये केस था धीरज कौर वर्सेस विक्रमाजीत, तो उसमें भी हो जाता है विदाउट कंसिडरेशन। और थर्ड क्या है, थर्ड में पढ़ लिया है हमने कि यहाँ पे इट इज़ अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज देयर विथ और बाय हिज एजेंट जनरली और स्पेशली अथोराइज इन दैट बिहाफ टू पे होली और इन पार्ट अ डेप्ट, मतलब कि यहाँ पे डेप्ट अब नहीं लिया जा सकता था, आप कोर्ट में केस लगाते तो आपको वो रेमेडी नहीं मिलती, लेकिन इसने वादा कर लिया और बोला कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आपको मैं 3,000 देता तो मैं अब आपको चलो ठीक है 2,000 दूंगा, 3 तो नहीं दे पाऊंगा, तो वो 2,000 के लिए आप सूट फाइल कर सकते हो फिर, क्योंकि रिटर्न में दिया उसने, या 3 के 3 वापस कर दूंगा तो वो भी ले सकते हो आप। और सेक्शन रिकवरी की भी पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड प्रोविजन है कि बार डेप्ट के बारे में, सेक्शन कहाँ से चालू होता है 59 से 62 में रिकवरी के बारे में है, तो 59 60 या 62 पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि बार डेप्ट के बारे में भी थोड़ा सा प्रोविज़न किया गया है। और देखा जाए तो कहाँ कहाँ विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, तो वन गिफ्ट के मैटर में, दूसरा एजेंसी के मैटर में, बेलमेंट वाले मैटर भी होते हैं तो उसमें भी हो जाता है। और एक बात याद रखने वाली है कि लिमिटेशन बार्ड होता है कब, डेप्ट लेना था 3 साल का होता है, तो इस बात को ख्याल रखेंगे। तो सेक्शन 25 हमने पढ़ लिया, और इसका एक्सप्लेनेशन भी यही बात बोलता है, क्या बोलता है, नथिंग इन दिस सेक्शन सेल अफेक्टेड द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड, मतलब कि जो गिफ्ट से रिलेटेड मैटर है उसमें कोई इफेक्ट नहीं डलता है। अब आते हैं इसके आगे की सेक्शन जो है सेक्शन नंबर, हाँ एक बात और रह गई, एक्सप्लेनेशन कुछ छूट गया है, क्या कंसिडरेशन वाले मैटर में पढ़ लिया कि विदाउट कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वॉइड हो जाएगा। ये सारे मैटर इतने सारे देख लिए कि हम विदाउट कंसिडरेशन भी कर सकते हैं, मतलब कि पूरे मामले तो हो गए और बचा क्या है फिर, तो सारे मामले में विदाउट कंसिडरेशन भी जाता है, अलग अलग तरीके हैं विदाउट कंसिडरेशन करने के। अब आते हैं दूसरा, कंसिडरेशन कितना होना चाहिए, अगर कंसिडरेशन की बात की है तो कितना पर्याप्त होता है कंसिडरेशन, तो कोई भी अपर्याप्त होना भी पैसे के लिए मतलब कि जो कंसिडरेशन है अपर्याप्त हो तो चल जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है कि पर्याप्त ही हो, लेकिन एक बात है ये वचन ग्रहीता की इच्छा पर होना चाहिए, प्रोमिजी की इच्छा पर होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे अपर्याप्त भी रहेगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कंसिडरेशन की डेफिनेशन में कि बोला है कि प्रोमिजी की इच्छा पर होना चाहिए।